नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित होती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अब सभी हाईवेज की होगी ड्रोन से निगरानी। हाईवेज के विकास से लेकर निगरानी के दौरान होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट्स के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है मकसद। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी की यूरोप यात्रा। 80 साल पुरानी यादें ताजा करते हुए ब्रिटेन के साथ मिलकर अटलांटिक चार्टर 2021 पर किए दस्तखत। चीन के बढ़ते दमखम पर रहेगी कड़ी नजर। खरीफ बुआई सीजन में देश के किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत। फास्फोरस आधारित खादों की सब्सिडी में सीधे 700 रुपए का इजाफा। कीमतों में भारी उछाल के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की थी घोषणा। कोविड वैक्सीन के बाद देश में सामने आया मौत का पहला मामला। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी ने की मौत की पुष्टि। वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से मौत की खबर। और दुनिया में अब 4 नहीं बल्कि 5 महासागर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के तौर पर दी मान्यता। खास विशेषताओं के संरक्षण के लिहाज से उठाया गया है ये कदम। आइए खबरों की शुरुआत करें। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि अब हाईवे प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। ऐसा करने के पीछे NHAI का मकसद प्रोजेक्ट्स के विकास के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ड्रोन्स के जरिए हाईवेज प्रोजेक्ट्स के विकास, निर्माण, संचालन और निगरानी तक की प्रक्रिया के दरमियान मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। रेगुलेशन के मुताबिक अब कॉन्ट्रैक्टर और कंसेशनियर सुपरविजन कंसल्टेंट के टीम लीडर की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद वर्तमान और आखिरी महीने की वीडियो को बाद में NHAI के डेटा लेक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इन वीडियोज का इस्तेमाल बाद में NHAI के अधिकारी प्रोजेक्ट्स के प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान करेंगे। साथ ही किसी तरह के विवाद निपटान के दौरान इन वीडियोज को सबूत के तौर पर देखा जा सकेगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर दस्तखत होने की तारीख से लेकर निर्माण शुरू होने तक मासिक ड्रोन सर्वे की जिम्मेदारी लेंगे। साथ ही यह सर्वे प्रोजेक्ट के पूरा होने तक भी होगा। आपको बता दें कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिनके संचालन और निगरानी के लिए NHAI जिम्मेदार है, उनका ड्रोन सर्वे भी NHAI ही कराएगा। इन सभी बातों के अलावा हाईवेज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NSV यानी नेटवर्क सर्वे व्हीकल की तैनाती को अब अनिवार्य कर दिया गया है। NSV को सड़कों के कंडीशन सर्वे के लिए तैनात किया जाएगा। NSV के इस्तेमाल के पीछे की मुख्य वजह हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा, लेजर रोड प्रोफिलोमीटर और दूसरी अत्याधुनिक तकनीकों से इसका लैस होना है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर सोने के आभूषणों और सोने से बनी नक्काशियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को अब लागू कर दिया है। इसके अलावा अब चांदी के आभूषणों और चांदी की नक्काशियों की भी हॉलमार्किंग होगी। हालांकि आभूषणों और कुछ वस्तुओं की कैटेगरीज को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें घड़ियों, फाउंटेन पेन, खास आभूषण जैसे कुंदन, जड़ाऊ आदि शामिल हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए निर्यातित आभूषण और सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त बिजनेस टू बिजनेस घरेलू प्रदर्शनी के लिए उपयोग होने वाले आभूषणों को भी इससे छूट दी गई है। नियमों के मुताबिक स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग के दायरे में 256 जिले ही आएंगे। वहीं ऐसे जौहरी जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, उन पर यह नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग की योजना का संचालन करता है। हॉलमार्किंग हमें बताती है कि किसी कीमती धात्विक वस्तु में कीमती धातु की मात्रा उतने अनुपात में ही है जितना उसे तय किया गया है। कुल मिलाकर हॉलमार्किंग को कीमती वस्तुओं की शुद्धता और फिटनेस की गारंटी कह सकते हैं। गौरतलब है कि 2018 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हॉलमार्किंग के लिए सोने के आभूषणों और नक्काशियों व चांदी के आभूषणों और चांदी की नक्काशियों की 2 श्रेणियां निर्धारित की थीं। इस तरह भारत में फिलहाल इन्हीं 2 वस्तुओं की हॉलमार्किंग होती है। हाल ही में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की बात चर्चा में रही है। तुलु भाषी लोगों ने इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तुलु एक द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी व केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है।
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 18,46,427 तुलु भाषी लोग हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि तुलु 2000 वर्षों के इतिहास के साथ सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। कर्नाटक सरकार ने कुछ साल पहले ही तुलु को स्कूलों में एक भाषा के रूप में शामिल किया था। तुलु में लोकगीत रूपों जैसे पदना और पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान के साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इस सूची में शामिल किए जाने के बाद भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार सरीखे कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। वर्तमान में इस सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं। हाल ही में यूएनडीपी इंडिया ने भारत के एडीपी यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की तारीफ की है। यूएनडीपी इंडिया यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में एडीपी को स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल बताया। साथ ही ये भी कहा है कि एडीपी क्षेत्रीय विकास में असमानता वाले कई अन्य देशों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एडीपी के तहत किए गए ठोस प्रयासों से पिछले 3 सालों में पहले से उपेक्षित जिलों में कहीं अधिक विकास देखा गया है। महामारी सरीखे गतिरोधों के बावजूद एडीपी पिछड़े जिलों के विकास को बढ़ावा देने में बेहद सफल रहा है। रिपोर्ट को यूएनडीपी इंडिया रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत को सौंप दिया है। रिपोर्ट में एडीपी की प्रगति के साथ साथ आगे सुधार के लिए सिफारिशें भी की गई हैं। यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मात्रात्मक विश्लेषण के साथ साथ विभिन्न हितधारकों के साथ साक्षात्कार पर आधारित है। यूएनडीपी इंडिया ने एडीपी के 5 प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन में विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार एडीपी ने इन जिलों के विकास में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कुछ हद तक कृषि व जल संसाधनों में बड़े पैमाने पर सुधार दर्ज किया गया है। अन्य संकेतकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, बावजूद इसके इसमें और सुधार की गुंजाइश है। दरअसल इस कार्यक्रम ने जिलों की तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत किया है। हालांकि रिपोर्ट में क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। इसमें सभी जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो या तकनीकी सहायता इकाइयों जैसे समर्पित कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान देने को कहा गया है। आपको बता दें कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा पिछड़े जिलों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें रिमोट लोकेशन और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को भी शामिल किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पिछले दिनों यूरोप के दौरे पर रहे। इसमें बड़ी बात यह सामने आई कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर 80 साल पुराने अटलांटिक चार्टर को फिर से तरोताजा कर दिया। इस यात्रा के दौरान जो बिडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक नए अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत किए। यह इस बात को दोहराता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में एंग्लो अमेरिकी विश्वास बना हुआ है। नए चार्टर में समकालिक वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिहाज से लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ मजबूती से काम करने के वायदे किए गए हैं। इसमें वर्तमान के बड़े मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर फोकस किया गया है। वहीं कोविड-19 और चीन के बढ़ते अधिकारवाद के खिलाफ पश्चिम को फिर से सक्रिय होने पर भी बल दिया गया है। अब हम पुराने अटलांटिक चार्टर की बात करते हैं। दरअसल ऐसे ही एक चार्टर पर साल 1941 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दस्तखत किए थे। इस चार्टर में यह बताया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी। दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया था कि लोगों की सहमति के बिना किसी तरह के भूमिगत बदलाव न किए जाएं। वहीं लोगों को पूरी आज़ादी देने की पैरवी की गई कि वे अपनी अपनी सरकारों को चुन सकें। साथ ही ऐसी कोशिशें करने पर भी जोर दिया गया कि सभी देशों की व्यापार और कच्चे माल तक पहुंच बनी रहे। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8वीं ADMM यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस को संबोधित किया। इसमें रक्षा मंत्री ने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए इंडो पैसिफिक में एक खुले और समावेशी व्यवस्था की बात रखी। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने अंक्लॉस यानी UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी के लिए नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और बिना किसी रुकावट के वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। साइबर खतरों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री ने एक बहुहितधारक दृष्टिकोण की बात रखी। इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा निर्देशित, समावेशी और देशों की संप्रभुता के लिए सुरक्षित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने को कहा। ADMM प्लस एक वार्षिक बैठक है। इसमें आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के 10 देशों और 8 डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ब्रुनेई इस साल ADMM प्लस फोरम का अध्यक्ष है। बीते दिनों G7 लीडर्स समिट 2021 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य फोकस चीन के BRI प्रोजेक्ट के विकल्प और भविष्य की महामारी को रोकने की रणनीति पर रहा। चीन के $1 ट्रिलियन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में G7 B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड परियोजना का मसौदा बना रहा है। यह गरीब देशों के लिए बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करेगा। दरअसल ऐसा देखने में आया है कि चीन BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए छोटे देशों को ऋण जाल में घेरता जा रहा है। इसलिए G7 के प्रतिनिधियों ने इस परियोजना में मूल्य संचालित, उच्च मानक और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश की है। हालांकि यह गौर करने वाली बात है कि 2013 में BRI के लॉन्च होने के बाद से ही G7 का सदस्य देश इटली भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए G7 समूह ने एक नया समझौता किया है। इसे कार्बिस बे डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। इस ऐतिहासिक वैश्विक स्वास्थ्य घोषणा में भविष्य की महामारियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला है। G7 देश अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके महामारियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। कार्बिस बे डिक्लेरेशन के तहत यूके जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए टीके विकसित करने से जुड़ा एक नया केंद्र स्थापित करेगा। यूके के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने टीके, उपचार और निदान विकसित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए अपना 100 दिवसीय मिशन पेश किया है। इसके लिए 100 डेज मिशन टू रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर पैंडेमिक थ्रेट्स नाम की एक रिपोर्ट भी निकाली गई है। इस रिपोर्ट में सरकार और अन्य लोगों द्वारा भविष्य की किसी महामारी के तत्काल जवाब और कार्रवाई के लिए कुछ योग्य सिफारिशें शामिल हैं। आपको बता दें कि G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान शामिल हैं। G7 लीडर्स समिट 2021 की अध्यक्षता यूके द्वारा की गई। G7 देशों के अलावा इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बीते 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। इस वर्ष की थीम एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर थी। ILO ने 2021 यानी इस साल को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 से इस दिवस को आयोजित करना शुरू किया था। तब से इसे प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसका मकसद बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि दुनिया भर में बाल श्रम पर ILO और यूनिसेफ की रिपोर्ट भी जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बाल श्रम करने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। 20 वर्षों में पहली बार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने देशों में बाल श्रम के जोखिम को बढ़ा दिया है। दुनिया के प्रत्येक 10 में से लगभग 1 बच्चा बाल श्रम करता है। अल्प विकसित देशों में तो 1/4 से ज्यादा बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए नुकसानदेह है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका बाल श्रम के मामलों में सबसे ऊपर है। यहाँ 72 मिलियन यानी यहाँ के बच्चों की आबादी का लगभग 20% बाल श्रम करता है। दूसरे पायदान पर एशिया प्रशांत क्षेत्र है। यहाँ 62 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के टारगेट 8.7 में 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ उर्वरकों के लिए सब्सिडी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के सामने फास्फोरस और पोटेशियम आधारित खादों के सब्सिडी मूल्य में 140% की बढ़ोतरी का मसौदा रखा गया था। इसका खास उद्देश्य खरीफ बुआई सीजन के लिए किसानों को राहत देना है। अनुमान है कि इस फैसले के बाद सरकार पर लगभग 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। आपको बता दें कि यूरिया खाद की तरह गैर यूरिया खादों पर केंद्र सरकार MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय नहीं करती। गैर यूरिया खादों के मूल्यों को गैर नियंत्रित किया गया है। हालांकि हर साल पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को निर्धारित जरूर किया जाता है।
डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो यूरिया के बाद यह खाद भारतीय किसानों की पहली पसंद है। कुछ समय पहले तक यह खाद 1200 रुपये प्रति 50 केजी के हिसाब से बेची जाती रही, जिसमें 500 रुपये की सब्सिडी भी शामिल थी। लेकिन अप्रैल में कुछ खाद कंपनियों ने इसके मूल्य में सीधे 700 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। किसानों ने इस बढ़ोतरी का काफी विरोध किया, क्योंकि ईंधन लागत के बाद खरीफ सीजन की इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई में सब्सिडी में 700 रुपये का इजाफा करने का वायदा किया था। इस घोषणा को हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह निर्णय केवल खरीफ सीजन पर ही लागू होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन 244.55 लाख मीट्रिक टन हुआ। 2018-19 में यह आंकड़ा 240 लाख मीट्रिक टन रहा था। वहीं उपभोग की बात करें तो 2019-20 में यह 336.97 लाख मीट्रिक टन, जबकि 2018-19 में 320 लाख मीट्रिक टन रहा। हालांकि आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि यूरिया के मुकाबले डीएपी के इस्तेमाल में तेजी देखी गई है। भारत को डीएपी की जितनी मात्रा की जरूरत है, उसका अधिकांश हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है। लिहाजा वैश्विक वजहों से कंपनियों को इन खादों के मूल्य बढ़ाने पड़ते हैं। मूल्य वृद्धि का सीधा भार किसानों पर न हो, इसके लिए सरकार को सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ती है। भारत में पिछले दिनों कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद पहली मौत की बात सामने आई है। एक सरकारी पैनल जो इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर अध्ययन कर रहा है, उसने इस तथ्य की पुष्टि की है। पैनल के मुताबिक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इस बारे में जानकारी देने वाले पैनल का नाम है नेशनल AEFI कमेटी। यह पैनल कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद 31 गंभीर AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मामलों की जांच कर रहा था। हालांकि पैनल ने यह भी साफ किया है कि गंभीर एडवर्स इवेंट के चलते कुछ मौतों या अस्पतालों में भर्ती होने के मामलों का ये मतलब नहीं है कि ऐसा वैक्सीन के चलते ही हुआ है। इस मामले के बाद पैनल ने फिर इस बात को दोहराया कि टीका लगने के बाद टीकाकरण केंद्र पर कम से कम 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ज्यादातर मामलों में इसी अवधि के दौरान एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस होते हैं। यही नहीं, अगर इसके लिए तत्काल उपचार नहीं दिया जाता है तो मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि एनाफिलैक्सिस गंभीर और घातक एलर्जिक रिएक्शन होता है। यह रिएक्शन इंसान को कुछ सेकंड्स या मिनट्स में उस वस्तु के प्रति संपर्क में ला देता है जिससे उसे एलर्जी है। एनाफिलैक्सिस के कारण इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम लिक्विड केमिकल रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। इससे व्यक्ति को झटके महसूस हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी तेजी से नीचे गिर सकता है। वहीं सांस लेने में भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशियन मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस मिशन का मुख्य मकसद संसाधनों के लिए गहरे समुद्र में खोज करना है। वहीं सागरीय संसाधनों के सतत इस्तेमाल के लिए गहन सागरीय तकनीकी का विकास करना भी इसका एक खास मकसद है। प्रस्ताव में इस 5 वर्षीय मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपए बताई गई है। पहला चरण 3 साल यानी 2021 से 2024 के बीच होगा, जिसमें 2800 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो सकता है। मंत्रालय ने यह मिशन सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के मुताबिक ही तैयार किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। आपको बता दें कि डीप ओशन मिशन में 6 मुख्य तत्व हैं। पहला, गहरे समुद्र में खनन करने के लिए तकनीकी विकास करना। इसके साथ ही एक मानव युक्त पनडुब्बी भी तैयार की जाएगी जो 6000 मीटर की गहराई तक जा सकेगी और जिसमें साइंटिफिक सेंसर और टूल्स फिट होंगे। दूसरा, आने वाले समय में जलवायु संबंधी बदलावों को समझने के लिए महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकारी सेवाओं का विकास करना। तीसरा, गहन सागरीय जैव विविधता के संरक्षण और खोज के लिए तकनीकी नवाचार पर बल देना। चौथा, हिंद महासागर क्षेत्र में खनिज संपन्न स्थलों की खोज के लिए गहन सागरीय सर्वे और निष्कर्षण पर जोर देना। पांचवा, अपतटीय महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण के जरिए मीठे जल की प्राप्ति के लिए अध्ययन और इंजीनियरिंग डिजाइन पर जोर। और छठा, महासागरीय जीव विज्ञान के लिए आधुनिक सागरीय स्टेशन का विकास करना। वहीं ब्लू इकोनॉमी को मोटे तौर पर समझें तो आर्थिक समृद्धि, स्वस्थ सामुद्रिक पारिस्थितिकी और अन्य ऐसे ही पहलुओं के मद्देनजर समुद्री संसाधन का धारणीय यानी सस्टेनेबल उपयोग को इसके अंतर्गत रखा जाता है।
हाल ही में ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने शुक्र मिशन की घोषणा की है। यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा जिसका नाम इनविजन रखा गया है। इनविजन ऑर्बिटर 2030 के दशक में शुक्र मिशन पर भेजा जाएगा। इस मिशन में नासा ईएसए की मदद करेगा। एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च किए जाने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे। इनविजन मिशन का उद्देश्य ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, वातावरण में ट्रेस गैसों की निगरानी और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करना है। इसके लिए अंतरिक्ष यान पर कई प्रकार के आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। नासा द्वारा दिया गया एक रडार शुक्र की सतह का नक्शा बनाने और इमेज लेने में मदद करेगा। गौरतलब है कि पिछले साल वैज्ञानिकों की एक टीम को शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस के संकेत मिले थे। फॉस्फीन गैस एक ऐसा रसायन होता है जो केवल जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसके बाद से वैज्ञानिक समुदाय में एक अलग जिज्ञासा और उत्साह पैदा हो गया है। यह ग्रह पर जीवन के किसी रूप की संभावना दिखाता है। हालांकि शुक्र ग्रह के उच्च तापमान और उसके अम्लीय वातावरण को देखते हुए इस पर जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों दाविंसी प्लस और वेरिटास की घोषणा की थी। नासा के इन मिशनों की लॉन्चिंग 2028 से 30 के बीच किए जाने की उम्मीद है। दाविंसी प्लस यानी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज, केमिस्ट्री और इमेजिंग साल 1978 के बाद से शुक्र ग्रह के वायुमंडल के लिए पहला अमेरिकी नेतृत्व वाला मिशन है। यह मिशन शुक्र की संरचना को समझने की कोशिश करेगा ताकि ग्रह के बनने और विकसित होने की प्रक्रिया को समझा जा सके। वहीं वेरिटास यानी वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन शुक्र के भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा। इसके अलावा यह मिशन उन कारणों को समझेगा कि यह ग्रह पृथ्वी से इतना अलग क्यों विकसित हुआ। जल्द ही दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह WISA वुडसैट लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस साल के अंत तक WISA वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की एप्लीकेबिलिटी का परीक्षण करना है। इसके लिए इस पर अंतरिक्ष की स्थितियों जैसी गर्मी, ठंड, निर्वात और विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। WISA वुडसैट को न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। उपग्रह 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा। WISA वुडसैट एक 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर के आकार का नैनो उपग्रह है। इसे प्लाईवुड से बने मानकीकृत बक्से और सतह पैनलों से बनाया गया है। डिजाइनर्स ने लकड़ी को एक थर्मल वैक्यूम कक्ष में रखा है ताकि अंतरिक्ष में रहने पर इसे सूखा रखा जा सके। इसके अलावा लकड़ी से आने वाले वाष्प को कम करने और ऑक्सीजन के इरोजिव इफेक्ट यानी क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत जोड़ी गई है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत रोज नए आयाम बनाता जा रहा है। जल्द ही भारत एक WALOP यानी वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर विकसित कर रहा है। इसे भारत के IUCAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। WALOP पेसिफाई परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग आगामी आकाश सर्वेक्षणों में सितारों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। इसे विकसित करने के लिए दुनिया के प्रमुख संस्थानों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। इससे जटिल खगोलीय उपकरणों के निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता दिखती है। पेसिफाई यानी पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस परियोजना में ग्रीस के क्रेटे विश्वविद्यालय, अमेरिका के कैलटेक, भारत के IUCAA, दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला और नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शामिल हैं। इसे ग्रीस के खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना में वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। WALOP के उपयोग से खगोलविद आकाश के बहुत बड़े क्षेत्रों के इंटरस्टेलर माध्यम की पहली चुंबकीय क्षेत्र टोमोग्राफी मैपिंग करेंगे। आकाश के अधिक से अधिक भाग को कवर करने के लिए WALOP को 2 छोटे ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर लगाया जाएगा। इसे क्रेटे के स्किनकास वेधशाला के 1.3 मीटर दूरबीन
और शटरलैंड में स्थित दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला के 1 मीटर दूरबीन पर लगाया जाएगा। WALOP की योजना 2013 में बनाई गई थी। पिछले दिनों कुछ बड़ी वेबसाइट्स पर एक जैसी दिक्कत सामने आई। इन वेबसाइट्स के सभी यूजर्स को 503 एरर का सामना करना पड़ा। इन वेबसाइट्स में अमेजॉन, रेडिट, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स आदि शामिल हैं। 503 एरर का मतलब होता है कि वेब ब्राउजर सर्वर तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं है। जानकारों के मुताबिक CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क समस्या के चलते ये वेबसाइट्स इनएक्सेसिबल हो गई थी। यह दिक्कत अमेरिका के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर फास्टली से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि यह CDN आखिर क्या है। CDN दरअसल में यूजर्स तक कंटेंट की धीमी डिलीवरी की समस्या को सुलझाता है। इसके अलावा कंटेंट से जुड़ी अनिश्चितताओं के लिए भी CDN की ही जरूरत होती है। CDN यूजर्स तक अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से कंटेंट डिलीवरी करता है। CDN को अलग अलग लोकेशंस में सर्वर के वितरित समूहों में बनाया जाता है। इसी वजह से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट्स की कॉपी रख पाती हैं। आपको बता दें कि यूजर्स के पास मौजूद सबसे नजदीक के CDN सर्वर को टेलीकम्युनिकेशन के इस दुनिया में एज सर्वर कहा जाता है। जब भी कोई यूजर कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो फास्ट डिलीवरी और बेहतर अनुभव के लिए उसे सबसे पास के एज सर्वर से जोड़ दिया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के तौर पर मान्यता दी है। अन्य 4 महासागर हैं हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। यह पहली बार है जब लगभग 100 से ज्यादा वर्षों के बाद सोसाइटी ने दुनिया भर के महासागरों का नक्शा तैयार किया है। ज्योग्राफिक सोसाइटी ने कहा कि यह जल निकाय अंटार्कटिका को घेरता है और एक खास पारितंत्र इसकी विशेषता है। इस लिहाज से महासागरों के संरक्षण के तहत 5वें महासागर को यह नाम दिया गया है। लेकिन ज्योग्राफिक सोसाइटी आमतौर पर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही महासागरों का नाम रखती है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी मैगजीन के मुताबिक दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो दूसरे अन्य 3 महासागरों को छूता है और एक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। इस महासागर की उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यह महासागर अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा को भी परिभाषित करता है। इस धारा की उत्पत्ति आज से 34 मिलियन साल पहले हुई। यह जलधारा अंटार्कटिका के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी महासागर बड़ी संख्या में व्हेल्स, पेंगुइन्स और सील्स के लिए प्राकृतिक आवास है। क्रिल्स और पेंटागोनियाई टूथफिश जैसी प्रजातियों के औद्योगिक मत्स्यन के चलते कुछ दशकों से यह चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 1937 में भी IHO यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इस बड़े जल निकाय को दक्षिणी महासागर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1953 में इसे वापस ले लिया गया। IHO एक अंतर सरकारी संगठन है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुद्रों, महासागरों और नौवहनीय जल निकायों का सर्वे और चार्ट बनाया जाए। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ईयर बुक 2021 जारी हो गया है। इसके मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियार में खास तौर पर आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। ईयर बुक के हिसाब से भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल वैश्विक सैन्य भंडार में हथियारों की कुल संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक परमाणु हथियार में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यह प्रवृत्ति अब रुक सी गई है। ईयर बुक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में यह संख्या 150 थी। वहीं पाकिस्तान की 2020 के 160 परमाणु हथियार की संख्या बढ़कर इस साल 165 हो गई। चीन का परमाणु हथियार भी 2020 की शुरुआत में 320 की संख्या से बढ़कर 350 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से ज्यादा परमाणु हथियार थे। बीते दिनों AISHE 2019-20 की रिपोर्ट जारी हुई। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया। इस रिपोर्ट में देश के उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विवरण दिया गया है। इस साल की रिपोर्ट AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इस सीरीज की 10वीं रिपोर्ट है। इसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2015-16 से 2019-20 के दौरान 5 वर्षों की अवधि में 11.4% तक बढ़ा है। वहीं इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 2019-20 में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या भी 2014-15 में 1.17 लाख के मुकाबले बढ़कर 2.03 लाख हो गई है। गौरतलब है कि बढ़ता नामांकन, संस्थानों की संख्या में निरंतर वृद्धि और लैंगिक समानता, उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार को दिखाता है। आपको बता दें कि 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़ रहा। वहीं जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात 27.1% रहा। जीईआर उच्च शिक्षा में नामांकित और उसके लिए पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत अनुपात होता है। बात अगर छात्र शिक्षक अनुपात की करें तो 2019-20 में उच्च शिक्षा में यह 26:1 का रहा है। वहीं उच्च शिक्षा में जीपीआई यानी लिंग समानता सूचकांक भी 2019-20 में 1.01 हो गया है, जो कि 2018-19 में 1 था। यह दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में पात्र आयु वर्ग की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में ज्यादा सुधार हुआ है। बीते दिनों भारत सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद भारत में सी प्लेन सेवाओं का विकास करना है। इसके मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की RCS उड़ान पहल के तहत सी प्लेन सेवाओं को विकसित किया जाएगा। समझौते के मुताबिक जलमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय मिलकर एक समन्वय समिति का गठन करेंगे। इसका मकसद समुद्री विमान सेवाओं के संचालन को विभिन्न स्थानों पर समय पर शुरू करवाना होगा। जलमार्ग मंत्रालय हवाई जहाजों के वाटर फ्रंट एयरोड्रम और अन्य जरूरी अवसंरचना की पहचान करेगा और उन्हें विकसित करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय RCS उड़ान के तहत दिए गए वाटर एयरोड्रम के वित्तीय सहायता को प्रदान करेगा। दोनों मंत्रालयों के बीच यह समझौता ज्ञापन नए वाटर एयरोड्रम के विकास में तेजी लाएगा। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहचाने गए समुद्री विमानों के संचालन मार्गों पर विचार करेंगे। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना को RCS यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करना है। इसके तहत क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ान सेवाएं दी जाती हैं, ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिए उड़ान सस्ती हो जाए। हाल ही में असम राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है। यह असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है। इससे ठीक 4 दिन पहले ही रायमोना नेशनल पार्क असम का 6ठा नेशनल पार्क बना था। दिहिंग पटकाई 234.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में है। यह नेशनल पार्क हाथियों का प्रमुख निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ तितलियों की 310 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इसमें सरीसृप और स्तनधारी प्रत्येक की 47 प्रजातियां रहती हैं। वहीं रायमोना नेशनल पार्क की बात करें तो यह 422 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में स्थित है। रायमोना नेशनल पार्क उत्तर में भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम में पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व और पूर्व में मानस नेशनल पार्क से घिरा है। रायमोना सुनहरे लंगूर, हाथी, बाघ, क्लाउडेड तेंदुए और भारतीय गौर का घर है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के आर्किड और 150 से अधिक प्रकार की तितलियां मिलती हैं। इस नेशनल पार्क में पक्षियों की 170 और पौधों की 380 प्रजातियां पाई जाती हैं। गौरतलब है कि नेशनल पार्कों के मामले में असम देश में तीसरे पायदान पर है। इससे ज्यादा नेशनल पार्क केवल मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। असम के 5 पुराने नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा है। काजीरंगा और मानस यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, जबकि काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग टाइगर रिजर्व की सूची में भी शामिल है। आपको बता दें कि राज्य सरकार किसी अभयारण्य के भीतर या बाहर के क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में गठित कर सकती है। इसके लिए उस क्षेत्र का पारिस्थितिक, जीव और पुष्प संबंधी जियोमॉर्फोलॉजिकल या जूलॉजिकल महत्व होना जरूरी है। नेशनल पार्क के अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती।
हालांकि राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दी गई शर्तों के तहत कुछ जरूरी कार्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने ई कचरे के उत्पादन पर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक गरीब देशों में ई कचरे के उत्पादन में तेजी से कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 के पहले 9 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का उपभोग कम हुआ है। इसी के चलते ई कचरे के उत्पादन में 4.9 मिलियन मीट्रिक टन की कमी देखी गई। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ई कचरे में 30% की गिरावट आई है, जबकि अधिक आय वाले देशों में केवल 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि गरीब और अमीर देशों के बीच डिजिटल डिवाइड काफी बढ़ रहा है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट को इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ई वेस्ट फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2020 नाम दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के साथ यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने भी इसे तैयार करने में सहयोग दिया है। रिपोर्ट की माने तो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, उप सहारा अफ्रीका और मध्य एशिया में इस तरह की बड़ी गिरावट देखी गई है। इन क्षेत्रों में ई वेस्ट प्रबंधन अवसंरचना को रिपोर्ट में अपर्याप्त बताया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि इन क्षेत्रों में यह गिरावट अस्थायी है और आने वाले समय में ई वेस्ट उत्पादन फिर से बढ़ सकता है। आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स आदि की अवधि पूरी हो जाती है या वे इस तरह खराब हो जाते हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो इन उत्पादों को बाद में कचरे का रूप दे दिया जाता है, जिसे हम ई कचरा कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक स्वायत्त निकाय है। यह संगठन मानव सुरक्षा के विकास और कल्याण के वैश्विक मुद्दों पर बल देता है। वहीं यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशिक्षण अंग है जो व्यक्तियों, संस्थाओं आदि को प्रशिक्षण देने का काम करता है। रोजवुड यानी शीशम वृक्ष पर बढ़ रहे संकट को देखते हुए KFRI यानी केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन जारी किया। अध्ययन के मुताबिक शीशम की लकड़ी की बढ़ती मांग, बेमौसम कटाई और प्राकृतिक जगहों से उन्हें हटा देने के चलते यह प्रजाति आज संकट में है। IUCN ने भी इसी तरह के संकट को देखते हुए रोजवुड को 1998 में ही रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था। इस प्रजाति के संकट में आने की एक बड़ी वजह इसकी धीमी वृद्धि दर भी है। शोध के मुताबिक केवल 6 मीटर की ऊंचाई पाने के लिए इस वृक्ष को 10 साल तक लग सकते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर तक हो सकती है। 220 से 250 सेंटीमीटर व्यास की मोटाई पाने के लिए 240 सालों का समय लग सकता है। इंडियन रोजवुड, जिसका वैज्ञानिक नाम डालबर्जिया लैटिफोलिया है, भारत के लिए एक स्वदेशी प्रजाति है। हालांकि नाइजीरिया, केन्या, वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। रोजवुड के विकास के लिए अधिकतम तापमान 38 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि कम से कम तापमान 0 से 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। क्योंकि यह प्रजाति उष्ण और उपोष्ण जलवायु में विकास कर सकती है, इसलिए ये वृक्ष भारत में विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। चलिए लौट चलते हैं फिर से मैप सेक्शन पर। बीती कुछ अवधि में हम तकनीकी रुकावटों के चलते करंट न्यूज बुलेटिन के साथ मैप सेक्शन नहीं दे पाए, इसके लिए हमें खेद है। आज हम रूबरू होंगे यमन के नक्शे से। यमन चर्चा में क्यों है? दरअसल यमन के हौथी विद्रोहियों को जो फंडिंग हो रही थी उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। यमन के हौथी विद्रोही लंबे समय से कुछ जगहों पर कब्जा किए हुए हैं। इनकी अपनी सेना भी है और इन्हें ईरान द्वारा वित्तीय सहायता भी मिलती है। लेकिन अब अमेरिका ने इस तरह के किसी भी फंडिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यमन का नक्शा। पश्चिम एशियाई देश यमन अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। प्रायद्वीप की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। अरब प्रायद्वीप का आकार भी ऐसा ही है कि यह पूर्व में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, अदन की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर से घिरा हुआ है। यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी सीमा केवल 2 देशों से लगती है, उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान। इसकी सीमा पश्चिम में लाल सागर से सटी हुई है, दक्षिण में इसकी सीमा अदन की खाड़ी और अरब सागर से सटी हुई है। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में एक बिंदु से
बाबल मंदेब जल संधि से सटी हुई है। यह जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। इसकी राजधानी सना है और इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो सना, अल हुदैदा, तैज और अदन। चूंकि उत्तरी सीमांत सऊदी अरब से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पे उत्तर में अरब मरुस्थल का प्रभाव ज्यादा है। इसके लिए रबल खली मरुस्थल को देखा जा सकता है। यहां पर मुख्य रूप से दो तरह के मौसमों का असर है, भूमध्य सागर से आने वाली उत्तरी पवनें और दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें जो वर्षा का कारण बनती हैं। 2 वर्ष पहले अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अब्देलाजीज बाउतेफ्लिका को विरोध प्रदर्शन के चलते अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद से यह पहली बार है जब अल्जीरिया में संसदीय चुनाव हुए हैं। इसलिए अगले बुलेटिन में हम अल्जीरिया को कवर करेंगे। आप इसके सीमावर्ती देशों के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल की ओर से WHO और यूनिसेफ ने फिलीपींस में पोलियो के प्रकोप की समाप्ति की सराहना की है। 19 साल तक पोलियो मुक्त होने के बाद 19 सितंबर 2019 को फिलीपींस में फिर से पोलियो के प्रकोप की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले 16 महीनों में किसी बच्चे या पर्यावरण में वायरस के लक्षण नहीं मिलने की वजह से इसे फिर से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। NSG और RRU के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका उद्देश्य NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की क्षमताओं को मजबूत करना है। RRU NSG के आतंकवाद विरोधी काउंटर IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और अपहरण विरोधी क्षमता में सुधार करने में सहायता करेगा। RRU यानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्थान है। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। RRU ने शस्त्र यानी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन की भी स्थापना की है। शस्त्र सुरक्षा बलों की नवाचार जरूरतों को पूरा करेगा। हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में भारत को 14वां पायदान मिला है। रिपोर्ट को चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। इंडेक्स में पहले स्थान पर इंडोनेशिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच भारत के स्कोर में तेजी से सुधार हुआ, जो कि 2020 के दौरान भी बना रहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। इसे CPAP यानी कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देश का इस तरह का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है। यह उपकरण अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। CPAP नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों यानी स्लीप एपनिया के लिए एक उपचार पद्धति है। इसका उपयोग अविकसित फेफड़े वाले नवजात शिशुओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। इस डिवाइस को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाया गया है। बीते दिनों माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया चेयरमैन नामित किया। 2014 में CEO बने सत्या नडेला जॉन थॉम्पसन की जगह लेंगे। गौरतलब है कि सत्या नडेला ने लिंक्डइन, नुआंस कम्युनिकेशंस और जेनीमैक्स जैसे अरबों डॉलर के अधिग्रहण सहित माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसाय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का महासचिव नामित किया है। ग्रीनस्पैन व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाली इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भारत इस संगठन का सदस्य है। हाल ही में श्री शैलम मंदिर परिसर के पास 6 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी ताम्रपत्र मिले हैं। इन ताम्रपत्रों का समय 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का अनुमान किया जा रहा है। इनमें से 4 पर संस्कृत और नंदी नागरी लिपि में ताम्रपत्र हैं, जबकि अन्य 2 प्लेटें तेलुगु लिपि में हैं। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी का मानना है कि ऐसे ताम्रपत्र दूर दूर के लोगों द्वारा मंदिर के संरक्षण को दर्शाते हैं। श्री शैलम या भ्रमरंबा मल्लिकार्जुना देवस्थानम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। मंदिर कृष्णा नदी के किनारे स्थित नालमल्ला पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है।
हाल ही में भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंडमान द्वीप समूह से कॉफी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर ऊंचे पेड़ की खोज की है। इस नई प्रजाति को पायरोस्ट्रिया लालजी कहा गया है। भारत में पहली बार जीनस पायरोस्ट्रिया मिला है। जीनस पायरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। पायरोस्ट्रिया लालजी को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट मानदंड के आधार पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में मूल्यांकन किया गया है। राजस्थान सरकार जल्द ही वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना और वेदों की शिक्षाओं को विज्ञान और योग से जोड़ना होगा। आने वाले 4 से 5 महीनों में बोर्ड का गठन होने की संभावना है। दरअसल सरकार ने 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना के साथ साथ संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का वादा किया था। हाल ही में यूनेस्को साइंस रिपोर्ट ने भारत के अनुसंधान में निवेश को निराशाजनक बताया है। पिछले कई सालों से अनुसंधान पर जड़ यानी सकल घरेलू व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% ही रहा है। हर 5 साल में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स देशों में भारत का GERD GDP अनुपात सबसे कम है। गौरतलब है कि 2014 से भारत की रिसर्च इंटेंसिटी में गिरावट आ रही है। 2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने 2007 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2% अनुसंधान और विकास में खर्च करने की समय सीमा तय की गई थी। इस समय सीमा को बराबर आगे बढ़ाया गया है। 2020 में देश की नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा तैयार करने वाले टास्क फोर्स ने इसे 2030 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। 2020 में भारत की वित्तीय संपत्ति 11% बढ़कर 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1400 हो सकती है। भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटक में 3 COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी माशव के सहयोग से है। माशव इजराइल के सबसे बड़े G2G सहयोग का नेतृत्व कर रहा है। इसमें भारत के 12 राज्यों में से 29 ऑपरेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोले गए हैं। ये COE स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत इजरायली एग्रो प्रौद्योगिकी को लागू कर रहे हैं। कर्नाटक में आम के लिए COE कोलार, अनार के लिए COE बगलकोट और सब्जियों के लिए COE धारवाड़ खुला है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण तमिलनाडु में CKIC यानी चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए लिया जाएगा। CKIC भारत के ECEC यानी पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। भारत के पूर्वी तट का विस्तार पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक है। यह भारत को दक्षिण दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। आपको बता दें कि ECEC के विकास में ADB भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है। बीते दिनों पहली बार एक मानव रहित विमान ने हवा में एक दूसरे विमान में ईंधन भरा। 4 जून को एक परीक्षण उड़ान के दौरान बोइंग के स्वामित्व वाले मानव रहित MQ-25T1 विमान के बीच हवा में एक अमेरिकी नौसेना F/A-18 लड़ाकू जेट ने ईंधन भरा। हाल ही में शोधकर्ताओं को जीनस टाइगार्क्टस की एक नई टार्डिग्रेड प्रजाति मिली है। इसका नाम केरल राज्य के नाम पर स्टाइगार्क्टस कैरालेंसिस रखा गया है। स्टाइगार्क्टस कैरालेंसिस भारतीय जल से पहली टैक्सोनॉमिक रूप से वर्णित समुद्री टार्डिग्रेड है। आपको बता दें कि टार्डिग्रेड्स बहुत सख्त जानवर होते हैं। ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। टार्डिग्रेड इतने छोटे होते हैं कि उनका अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। आमतौर पर वाटर बियर और मास पिगलेट कहे जाने वाले वे अपने छोटे आकार के बावजूद पृथ्वी पर सबसे कठोर जानवरों में से एक है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म गूगल पे ने अपने गूगल पे ऐप पर कई और बैंक भागीदारों के लिए कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा के विस्तार की घोषणा की है। टोकनाइजेशन में फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को भौतिक रूप से साझा करने की जरूरत नहीं होती है। पहले गूगल पे ने टोकनाइजेशन कोटक महिंद्रा बैंक, SBI कार्ड्स और एक्सिस बैंक के साथ शुरू किया था। अब इसे SBI, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड और इंडसइंड बैंक और HSBC इंडिया के क्रेडिट कार्ड के लिए बढ़ाया गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में
सबसे ऊपर दिखाई देता है।